हाँ जी, नमस्कार मित्रों। एकलव्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। उम्मीद करता हूं मित्रों आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मित्रों, आपने स्वर और व्यंजन का एक वर्णमाला का टॉपिक चल रहा था मित्रों, उसमें आपने स्वर का देख लिया होगा, और जिन्होंने अभी तक नहीं देखा होगा तो एक बार देखिएगा मित्रों। उसके क्लास के अंदर मैंने अच्छी अच्छी ट्रिकें बताई है मित्रों, उसको पढ़ना आपको। आज नया सेशन व्यंजन लेके आया हूं मित्रों। व्यंजन क्लियर करने के बाद में अपन इनके पीवाईक्यू या एमसीक्यू करेंगे मित्रों। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं आप सब मेरे साथ में अंत तक जुड़े रहेंगे मित्रों। चलिए आइए देखिए। चलो मित्रों, अपन बात करते हैं मित्रों स्वरों की। मैंने बहुत सारी बात बता दी थी, परंतु तो कुछ चीजें उसके स्वर की छूट गई थी, उसके बारे में बात करूंगा। इसके बाद में हम अपन आज के अपने मूल टॉपिक के ऊपर आएंगे मित्रों। देखिएगा, बात करते हैं मित्रों अपन आज अपन स्वर की देख लेंगे थोड़ा। जैसे स्वर को हमने देख लिया मित्रों, देखिएगा स्वर की बात करें मित्रों, स्वरों को हमने कितने भागों में बांटा है? एक्चुअली स्वरों को हमने दो भागों में बांटा था। एक तो कौन से हैं? लघु स्वर, और एक कौन से हैं मित्रों? दीर्घ स्वर। लघु स्वर कौन कौन से थे मित्रों? अ, ई, उ और रे। हमको ऐसा प्रश्न पूछता है मित्रों कि हमारे हिंदी में मूल स्वर कितने हैं? तो मूल स्वर कितने हैं, तो हमारे मूल स्वर कितने हैं? ये सब क्या है? हमारे मूल स्वर है मित्रों। क्लियर? देखिएगा, आगे बात बताओ मित्रों मैं आपको। तो हमने संस्कृत के तीन देखा था, स्वरों के तीन भाग देखे थे। एक लघु, एक दीर्घ, और एक हमने और देखा था प्लुप्त स्वर। देखिएगा प्लुप्त स्वर क्या होता है सर? प्लुप्त स्वर देखना मित्रों, लघु स्वर को बोलने में जितना समय लगता है उसका दुगुना समय हमको क्या लगता है? दीर्घ में लगता है। लघु को बोलने में जितना समय लगता है उसका 3 गुना समय हमको क्या लगता है मित्रों? प्लुप्त में लगता है। और प्लुप्त कौन सा था आपको मैंने बताया था, कौन सा स्वर है हम ओ। क्लियर? तो बात करें मित्रों कि दीर्घ स्वर भी लघु स्वर ही बनाएंगे, और प्लुप्त स्वर भी कौन से स्वर बनाएंगे? लघु स्वर ही बनाएंगे। परंतु यहां पर बात करें कि अपन कुछ स्पेशल बात देख रहे मित्रों। स्पेशल को मैं एसपी नोट मतलब स्पेशल नोट मित्रों, है ना, अपने सभी विषयों के अंदर आएगा। आपको क्या है सर ये? तो ये स्पेशल बात कहना चाह रहा कुछ, है ना। तो मैं स्पेशल अ की बात करूंगा। तो अ अकेला ऐसा है, ये अकेला अ ऐसा है मित्रों जो प्लुप्त स्वर का निर्माण करता है। और बात करूं मैं कि अकेला अस्वर प्लुप्त का निर्माण करता है। नंबर 2, अ की और बात बताओ मित्रों। तो जितनी भी स्वर है अपने 11, इन सभी स्वरों में कोई न कोई मात्रा होती है, परंतु इसमें अ की मात्रा नहीं होती है। इसलिए अ बिना मात्रा वाला कैसा है मित्रों? बिना मात्रा वाला, और बिना मात्रा वाला है, इसलिए ही इसको कौन सा स्वर कहते हैं? उदासीन स्वर कहते हैं। कौन सा स्वर कहते हैं मित्रों? उदासीन स्वर। तो प्रश्न पूछ लिया छोटा सा, उदासीन स्वर किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? अ को कहते हैं। और मूल स्वर कौन कौन से हैं? ये चारों हमारे क्या है मित्रों? मूल स्वर। आगे बढ़े मित्रों, आगे बात कर रहा हूं मैं दीर्घ की। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? आप सबको पता है मित्रों, दीर्घ कौन कौन से है? आ, ई, बड़ी ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। ये कौन से स्वर है मित्रों? हमारे दीर्घ स्वर। हमको मित्रों कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछ लेता है कि स्वरों में कौन कौन से संयुक्त स्वर हैं या मिश्रित स्वर है। तो मित्रों बात करें तो हमारा ये भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। ये जो स्वर हैं वो कैसे स्वर हैं? संयुक्त या मिश्रित स्वर। सर क्यों कहेंगे इनको संयुक्त या मिश्रित? तो इनका जो निर्माण होता है मित्रों,
इनका निर्माण दो असमान स्वरों से होता है। मतलब दोनों स्वर एक समान नहीं होते, दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों का मिश्रण होता है, इस कारण से इनका निर्माण होता है। इनको दीर्घ तो है इसे, पर दीर्घ के साथ साथ में क्या है मित्रों, यह हमारे क्या है, संयुक्त या मिश्रित स्वर। ये बात मैंने कर दी मित्रों, किसी कर दी, स्वर की, क्योंकि अगले वाला जो टॉपिक लिया था सेशन, उसमें ये बात बच गई थी। आगे बढ़ो। उम्मीद है मित्रों आपको हर बात समझ में आ रही होगी मेरी, है ना। देखिएगा मित्रों, देख लेना, इसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो। आगे देखिए अपन, आगे बात करें मित्रों अपन, तो यहां पर देखिए और स्वरों की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। तो इन स्वर की बात करेंगे मित्रों। आपने अपन व्यंजन पढ़ने जाएंगे तो वहां पे हमारे पास में एक तो आएगा सघोष और एक आएगा अघोष। एक क्या है वो मैं आपको सब चीजें समझा रहा हूं। एक आएगा हमारे पास में अल्प प्राण और एक हमारे पास में आएगा महाप्राण। क्या आएगा मित्रों, महाप्राण। ये सभी स्वर, सभी व्यंजन का एक एक व्यंजन के बारे में अलग अलग हमको देखना है। देखिएगा सर, स्वर सघोष क्या होता है, ये इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो देखिएगा मित्रों, इसकी बात करूं मैं कि हमारे स्वर तंत्रिका मित्रों, मुंह के अंदर सब में स्वर तंत्रिका है। अगर जो हम किसी स्वर का उच्चारण करने पर हमारी जो स्वर तंत्रिका है उसमें कंपन उत्पन्न होता है, तो कंपन उत्पन्न होता है इसको सघोष कहेंगे। अगर जो कंपन उत्पन्न नहीं होता है इसको कहेंगे अघोष। क्या कहेंगे मित्रों, अघोष। क्लियर। तो मतलब बात करूं मैं यहाँ पे कि कंपन उत्पन्न, और कहां पर, स्वर तंत्रिकाओं में, स्वर तंत्रिकाओं में कंपन उत्पन्न, और यहां पर कंपन उत्पन्न नहीं। अब बात करते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। प्राण का अर्थ होता है वायु, और वायु मतलब कौन सी वायु, श्वास वायु मित्रों हमारी। अल्प का अर्थ होता है कम। क्या होता है, कम। कि वह स्वर जिसको बोलने में कम वायु आए उसको अल्प प्राण कहेंगे, और जिसको बोलने पे ज्यादा वायु आए उसको क्या कहेंगे, महाप्राण। अब बात स्पेशल रूप में अपनी यहाँ पे हम स्वरों के लिए कर रहे हैं। हमको प्रश्न पूछता है कि स्वर सघोष होते, अघोष होते हैं, अल्प प्राण होते कि महाप्राण होते। देखिएगा मित्रों, बात करेंगे अपन यहाँ पे, और स्वरों की बात करें तो सभी स्वरों की बात करें तो सभी स्वर को बोलने पर कंपन उत्पन्न होता है। इस कारण से सभी स्वर होते हैं वो कैसे होते हैं, तो कैसे होते हैं मित्रों, सघोष होते हैं। कैसे होते हैं, सघोष। और इसी सघोष को ही अपन क्या कह सकते हैं, घोष कहेंगे। सघोष बोलूं या घोष बोलूं, बात एक ही है मित्रों, कंफ्यूज नहीं पड़ना आप लोगों को। क्लियर, इन दोनों की बातें क्लियर होगी। अब बात आगे बढ़ते अपन अल्प प्राण महाप्राण। परीक्षा में प्रश्न आ गया कि अल्प प्राण होते महाप्राण होते स्वर, तो हम क्या आंसर टिक करेंगे। अब देखिएगा मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि मैंने एग्जांपल के तौर पर मैंने एक स्वर लिखा आ। देखिएगा, मैंने आपको बोलने को बोला भैया आ बोलिए, आप आ बोले, आ इतना बोल के रुक गए, तो आपने मुख से वायु या श्वसन की मात्रा को कैसे निकाला है, कम निकाला है। और अगर जो यूं बोला आ, ये बोलते गए, तो आपने उसको जो वायु है उसको क्या कर दिया, आपने बढ़ा दिया। मतलब अल्प प्राण या महाप्राण हमारे बोलने के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब हम किसी भी स्वर को या स्वर को कह नहीं सकते कि अल्प है महा है। बाकी व्यंजन का सबका अलग होगा। क होगा वो अल्प होगा, ख होगा वो महाप्राण होगा, क्योंकि क यूं बोलेंगे तो कम वायु निकलेगी, ख यूं बोला तो ज्यादा निकलेगी। क्लियर मित्रों। देखिएगा कि बात करें अपन कि स्वरों का, मैं यहां पे लिखूंगा कि स्वरों का उच्चारण में स्वरों का उच्चारण में या बोलने में लगे समय के
आधार पर ही अल्प या महाप्राण हो सकते हैं। मतलब बात करें अपन इन स्वरों को जैसे अपनी मर्जी पे, मेरी मर्जी पीड़ित में अल्प भी बना सकता हूं और मेरी मर्जी पीड़ित में क्या बना सकता हूं, महा भी बना सकता हूं। मतलब मोटा मोटी बात करें तो इसका अर्थ ये है कि भाई अपने ऊपर डिपेंड करेगा कि अपन उसको कैसे बोल रहे हैं। तो इसलिए कभी प्रश्न पूछेगा नहीं कि अल्प होते महा होते, पर तो कैसे होते हैं तो फिर कुछ कह नहीं सकते वाला आंसर सही होगा, है ना। क्लियर। देखिएगा मित्रों, आगे ये बात कर दी हमने, इनकी बात कर दी मित्रों स्वरों की। अब अपना स्वर का चैप्टर खत्म है। एक मित्रों हर बच्चे की समस्या होती है कि भाषा की सबसे लघुतम इकाई, ये हर छोटे मोटे परीक्षा में आता है। देखिएगा कि भाषा की सबसे लघुतम इकाई, देखिएगा मित्रों भाषा की सबसे छोटी या लघुतम इकाई किसको कहा जाता है। देखना ऑप्शन कौन कौन से होते हैं। एक तो ऑप्शन आता परीक्षा में वर्ण, एक तो हमारे ऑप्शन होता है मित्रों वर्ण। क्लियर। एक होता है हमारे ध्वनि। बच्चों में बहुत कंफ्यूजन होता है कि किस किस का आंसर क्या है। हर पुस्तक के अंदर अलग अलग मिलता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। क्लियर मित्रों। कंफ्यूजन आज आपका दूर हो जाएगा कि आपको प्रश्न पूछे कि भाषा की सबसे लघुतम इकाई कौन सी है, सीधा आंसर नहीं फेंकना है मित्रों। उस प्रश्न के अंदर कुछ कीवर्ड को देखना है। और कीवर्ड क्या देगा कि अगर जो आपको पूछे कि भाषा की सबसे लघुतम इकाई की बात करें और वो पूछे कि भाषा की सबसे लघुतम लिखित इकाई कौन सी है, तो लिखित इकाई पूछे तो आंसर आपका क्या होगा, वर्ण होगा। भाषा की सबसे छोटी मौखिक कौन सी इकाई है, तो मौखिक इकाई को क्या कहेंगे, ध्वनि कहेंगे। और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है, तो सार्थक की बात करें उस समय ऑप्शन में तीनों तीन बैठेंगे, आंसर वर्ण नहीं करना है। अगर जो बात करें तो सार्थक इकाई कौन सी है ये पूछे तो सार्थक इकाई की बात करें तो सार्थक इकाई कौन सी होगी, ये शब्द होगी, मौखिक इकाई ध्वनि होगी और लिखित इकाई कौन सी होगी, वर्ण। एक और होता है कि भाषा की बहुत पुस्तकों के अंदर लिखा हुआ है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर है। तो देखिएगा मित्रों यहाँ पर मैं अक्षर को भी लिख देता हूं, अक्षर का क्या होता है। ये बात करें मित्रों अपन यहाँ पे तो ये इसका है कि यह ध्वनि का सबसे लघुतम रूप है। ध्वनि का सबसे लघुतम रूप कौन सा है, तो क्या है, अक्षर। और अक्षर मतलब जिसका क्या नहीं हो, जिसका क्षय नहीं हो। क्या नहीं हो मित्रों, जिसका क्षय नहीं हो, क्षय ना हो, मतलब जिसको अपन तोड़ नहीं सकते। क्लियर मित्रों। जब भी प्रश्न आएगा सीधा आंसर नहीं फेंकना है, उसमें कुछ कीवर्ड देखनी है। लिखित पूछे तो वर्ण, मौखिक पूछे ध्वनि और सार्थक पूछे तो शब्द होगा। क्लियर। आगे बढ़े। अब आते हैं अपन व्यंजन के ऊपर। आज का जो मेन टॉपिक है इसके ऊपर आते हैं मित्रों। क्लियर। देखना है, बात करते हैं अपन यहाँ पे व्यंजन। व्यंजन की बात करें मित्रों अपन यहाँ पे तो आपको मैं आगामी बता चुका हूं कि हम व्यंजन को कितने भागों में बांट रहे हैं। यहाँ पे 3 भागों में बांट रहे हैं। मोटा मोटी कितने भागों में यहाँ पे, वैसे व्यंजन के भाग कितने होते हैं ऐसा प्रश्न नहीं है, खाली ये तो अपनी सुविधा के लिए अपने बांटा है मित्रों। देखिएगा सबसे पहले बात करें तो कौन से हैं, स्पर्शी व्यंजन। कौन से व्यंजन है, स्पर्शी व्यंजन। क्लियर मित्रों। आगे देखें तो बात करें अंतस्थ व्यंजन। कैसे व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद में बात करें तो ऊष्म व्यंजन। कौन से व्यंजन है मित्रों, ऊष्म व्यंजन। क्लियर। देखिएगा संख्या कितनी है ये भी आप सबको पता है। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है मित्रों, 25 है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है, 4 है। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है, 4 है। सर इनको अंतस्थ क्यों कहते हैं, भैया इनको इसलिए अंतस्थ कहते हैं कि एक तो हमारे पास में है स्वर और एक है हमारे पास में व्यंजन। ये ना तो स्वर की स्थिति में रहते हैं ना व्यंजन की स्थिति में रहते हैं, दोनों के बीचा बीच की स्थिति में रहते हैं। इसलिए इनको क्या कहते हैं,
अंतस्थ कहते हैं, दोनों के बीचों बीच की, इसलिए। क्लियर? देखिएगा एग्जाम्पल दो सर, कौन कौन से? ये लो, य, र, ल और व, ये मित्रों हमारे क्या हैं? ये सब क्या है? अंतस्थ व्यंजन। क्लियर? ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन श, श, स और ह, ये हमारे क्या है मित्रों? ऊष्म व्यंजन। क्या है यह? ऊष्म व्यंजन। क्लियर? सर इनको भी 25 को भी बोलने का एक साथ को ट्रिक दे दो, इसका भी अपन ट्रिक दे देंगे। देखिएगा मित्रों, एक ट्रिक में यहाँ पे लिख रहा हूं, मतलब आपको एक मंत्र दे रहा हूं मैं, और वो मंत्र किसका दे रहा हूं मित्रों? स्पर्शी व्यंजन को याद करने का। उस मंत्र का क्या करना है हमको? तप करना। क्या करना है? तप। और उसका नाम है कछट, और कछट का क्या करना है? तप करना। क वर्ग, छ वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये जो है वो हमारे 5 × 5 बराबर कितने हो गए? 25 स्पर्शी व्यंजन। क्लियर? कछट तप 25 स्पर्शी व्यंजन, यर लव अंतस्थ व्यंजन, और ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? श, श, ह। इन सब के बारे में मित्रों हमको प्रश्न पूछता है, कौन सा अल्प प्राण है, कौन सा महाप्राण है, कौन सा सघोष है, कौन सा अघोष है, या कौन सा अनुनासिक है, निरुनासिक है, और सबके उच्चारण स्तर अलग अलग है। क्लियर? क्लास के अंत तक बने रहना। ऐसी ट्रिक बताना जा रहा हूं कि उस ट्रिक के माध्यम से पूरे व्यंजन आपको समझ में आ जाएंगे, एक सारणी के माध्यम से। बच्चों को बहुत दिक्कत होती है मित्रों ये याद करने में, है ना। इसके बाद में अपन संधि वाले टॉपिक में आएंगे, ये सब चीजें वहां काम में आएगी, है ना। इनके बिना संधि आपको समझ में नहीं आएगी, और उसको भी बहुत इंटरेक्टिव स्टैंड अपन आगे अच्छी तरह से पढ़ेंगे मित्रों। क्लियर? चलो देखिएगा, अपन बात कर रहे हैं मित्रों अपन स्पर्श व्यंजन की। क्लियर? देखना, इनकी बात कर रहे हैं, एक सारणी के माध्यम से आपको दिखाऊंगा। देखो मित्रों, देखिएगा मित्रों, ध्यान से देखना थोड़ी देर तक। ये अपने क्या है? स्पर्शी व्यंजन। क्या है? स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन। क्लियर? देखिएगा, स्पर्शी व्यंजन हमारे पास में कितने हैं? 25 है मित्रों। कितने हैं? 25। देखिएगा, ये हमारे सब व्यंजन है मित्रों। देखिएगा, ये अभी मैंने आपको बताया था, मंत्र दिया था मित्रों, और मंत्र दिया था कौन सा? कछट का क्या करना है आपको? तप करना है। क्लियर? कछट तप। देखिएगा, एक कछट तप, और ये रहा क, छ, ट, त, प। आजकल के मित्रों बच्चे को क्या हुआ? हिंदी तो सीखनी है, परंतु ये व्यंजन उनको सीखने नहीं है ना। इन व्यंजनों को उनको सीखना नहीं है। क्यों नहीं सीखना? इनको याद नहीं करते वो, इनको लिखने नहीं आता बच्चों को। ये क के बाद में ख नहीं लिख करके सीधा गमले वाला ग लिख देते, तो उत्तर गलत हो जाएगा। एक बार रफ कॉपी के अंदर इसको लिखना सीखना है आपको, है ना। ये क से लगा अगर म तक 25 अक्षर जिसको लिखने आ गया, वो पूरी सारणी का आंसर देगा। इनको भी मैं सारणी के अंदर तब्दील कर दूंगा मित्रों, चेंज कर दूंगा सारणी में। मैं सीधी सारणी बना के नहीं लाया हूं, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं इसको सारणी बनाऊंगा। देख लीजिएगा, जिसको सारणी बनाना आएगा वो एक झटके से आंसर देगा, 50 से 100 क्वेश्चन का आंसर देगा। देखिएगा मित्रों, इन सबके ऊपर मित्रों बात करूं, यहां पर नंबर डाल रहा हूं मैं, या 1, 2, 3, 4 और कितने हो गए मित्रों? 5। देखिएगा, मैंने डाल दिया। प्रश्न कैसे पूछता है मित्रों? प्रश्न की बात करूं मैं, तो प्रश्न की बात करूं तो यहां पे पूछता हमको कौन सा अघोष है, कौन सा व्यंजन अघोष है, कौन सा सघोष है, कौन सा अल्प प्राण है, या कौन सा महाप्राण है,
कौन सा अनुनासिक है या कौन सा निर्नुनासिक है, या इन सबके क्या पूछता है मित्रों हमको, उच्चारण स्थल। एक झटके में याद नहीं हो जाएगा आज, है ना, बहुत शानदार तरीके से याद होगा। देखिएगा, बस बात यह है कि आप लास्ट तक बने रहो, है ना। देखिएगा मित्रों, मैं एक एक का आंसर दूंगा यहाँ पे, ये संभावित क्वेश्चन है आपके, और इन सब का आंसर इस सारणी में मिलेगा, और उस बच्चे को मिलेगा जिसने क से लगाकर म तक लिखने आया उसको। अगर जो क के बाद में ट वाली लाइन लिख दी, च नीचे लिख दे तो उत्तर गलत हो जाएगा। कचट कचट तप। क्लियर। चलो देखिएगा, अघोष और सघोष। मैं यहाँ पे एक लाइन घुमा रहा हूं मित्रों, यहां से यहाँ 1 से 2 नंबर तक लाइन घुमा दी। मैं ब्लैक साई ले लेता हूं, आपको अच्छा दिखेगा मित्रों। ये देखिएगा, यहां से यहाँ लाइन घुमा दी, और एक लाइन मैंने यहां से यहाँ घुमा दी। देखिएगा, मैंने ऊपर की दोनों 1 नंबर 2 नंबर को लाइन घुमा दी है मित्रों, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। और यहां पर मैंने लिख दिया अघोष। क्या लिख दिया? अघोष। यहां पर मैंने लिख दिया सघोष। देखो, काम एक झटके में हो गया। कुछ भी याद नहीं करूंगा मैं, परीक्षा में जाऊंगा। मुझे अगर जो बोल दिया अभी कोई पूछ ले कि भैया पूरी व्यंजन में कौन से सघोष है, तो मैं बोलूंगा मुझे नहीं पता है। कोने में गया नहीं परीक्षा में, तुरंत एक कचर तब बनाए नहीं, और 1 से 2 वाली लाइन है वो हमारी क्या हो जाएगी? अघोष। बाकी तीनों पीछे वाली क्या हो जाएगी? सघोष। क्यों याद रखूंगा इतना सारा सब? देखिएगा यहाँ पे बोर्ड पे, इधर देखो। बात करें मित्रों अपन यहाँ पे कि अघोष, अघोष की बात करूं मैं तो 1 और 2 क्या हो गए हमारे? अघोष। सघोष कौन से हो गए? 3, 4 और कौन सा हो गया? 5 क्या हो गए? सघोष। बात खत्म। सघोष और अघोष की पिक्चर क्लियर मित्रों, क्लियर। आगे आप देखिए अल्प प्राण महाप्राण। अब देखिएगा, मैं यहाँ पर 1 नंबर है, वहां पे लिखूंगा अल्प, यहां पर मैंने लिख दिया महा, फिर मैंने यहां पर लिख दिया अल्प, फिर मैंने यहां लिख दिया महा, और फिर लिख दिया अल्प। छोटे से शुरू करूंगा मोटे की ओर, छोटे से मोटे की ओर। अब देखो, 1 नंबर पूरी लाइन है, यूं नहीं देखना है, ऊपर से नीचे तक 1 नंबर, वो क्या है? पूरी अल्प प्राण है। 2 नंबर है वो क्या है? महाप्राण। 3 नंबर क्या है? अल्प प्राण। 4 नंबर क्या है? महाप्राण। 5 नंबर क्या है? अल्प प्राण। तो काम हो गया मेरा। कोई मुझे पूछे कि भैया अल्प प्राण कौन से हैं, तो यूं तो दिमाग में नहीं रहेगा, याद नहीं रहेगा। परंतु अगर जो मुझे पूछा कि भैया अल्प प्राण कौन से है, तो 1 नंबर की पूरी लाइन है, मतलब कचट तप क्या है? कचट तप एक अल्प प्राण। इसके बाद में महाप्राण, 2 नंबर पूरी महाप्राण। सारणी बना करके देख लूंगा मित्रों। देखिएगा अल्प प्राण कौन कौन से हैं, तो अल्प प्राण 1, 3 और क्या हो गया? 5। महाप्राण क्या हो गया? 2 और क्या हो गया? 4 हो गया। अब बात आती है अनुनासिक और निर्नुनासिक पे। देखिएगा मित्रों, पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती जैसी बड़ी भर्ती के अंदर एक प्रश्न आ गया है एक बार, कि कौन सा व्यंजन अनुनासिक है कि निर्नुनासिक है, ऐसा प्रश्न नहीं पूछा। उन्होंने इन दोनों का शाब्दिक अर्थ पूछ लिया कि बच्चों को ये पता है नहीं है। देखिएगा, नाम से स्पष्ट है, नाम से स्पष्ट। नीर का अर्थ होता है बिना। देखो, निर्नुनासिक, इसमें ऐसा प्रश्न पूछता है कि अनुनासिक होते हैं वो मुख और नाक दोनों से बोला जाता है, कि केवल मुख से या केवल नाक से या दोनों से, ऐसा पूछता। देखिएगा, तो मित्रों बात करें तो मैं यहां पर लिखूंगा कि अनुनासिक, अनुनासिक का अर्थ होता है मुख का उपयोग तो होता ही है साथ साथ में, और मुख के साथ साथ में किसका उपयोग हो रहा है? नाक का। मतलब बात करें तो मुख और नाक दोनों से उच्चारित होने वाले को क्या कहते हैं अपन? अनुनासिक। बिना मुख से ऐसा कोई नहीं है जिसको केवल अकेला नाक उत्पन्न उच्चारण कर ले, ऐसा कोई नहीं है मित्रों, है ना। परंतु ये जो बात करें अपन कि अनुनासिक जो है, मतलब बात करें कि निर्नुनासिक है और निर्नुनासिक है, उसमें बात करें तो उसमें नाक का उपयोग नहीं होता है, और यहाँ पर किसका उपयोग होता है? केवल मुख का उपयोग होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी बात है पर बहुत मोटी है ना, 2 नंबर खा जाएगी सीधा सीधा, है ना। देखिएगा, निर्नुनासिक केवल मुख से, अनुनासिक मुख और नाक दोनों से। पहले तो शब्दिक अर्थ हमको पता होना चाहिए, क्लियर। आगे देखिएगा, अब देखिएगा इसको कैसे देखते अपन। इनकी बात कर ली, अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, चारों की बात कर दी, और बहुत अच्छी तरह से समझाइए आपको। अनुनासिक, मैं यहां से लाइन घुमाऊंगा मित्रों, यहां तक लेके जाऊंगा, 4 तक खड़ी रख दी यहाँ पे, और मैंने यहाँ पर लिख दी कि नीर
अनुनासिक। मतलब आप समझ चुके होंगे कि 1, 2, 3 और 4 ये सब क्या है, निरनुनासिक है। नंबर आगे बात करूं मैं तो ये जो इसकी बात कर दी मैंने, तो ये जो 5 नंबर लाइन बच गई मित्रों, तो ये 5 नंबर जो लाइन है ये आपकी क्या है, ये 5 नंबर लाइन है वो ये मित्रों अनुनासिक है। क्या बन गई, अनुनासिक, जिसको बोलने पे नाक और मुख दोनों का प्रयोग होता है। इससे कौन सा आसान तरीका हो सकता है मित्रों, क्लियर? सबको अलग अलग क्यों याद रखूंगा? 5वें नंबर की लाइन मेरे क्या है, ये लो 5वें नंबर की लाइन मेरे क्या है, अनुनासिक, बाकी सब क्या है, निरुनासिक। सब क्लियर हो गए बिंदु? अब लास्ट बिंदु बचा है उच्चारण स्थल। देखिएगा मेरे पास में उच्चारण स्थल, हमारे मुख में कितने उच्चारण स्थल है? एक तो कंठ है, एक तालव्य है, एक मूर्धन्य है, एक दंत है और एक ओष्ठ है। 5 तो है। अब इन 5 में से ये कौन कौन सा ये प्रश्न पूछेगा? हमको प्रश्न पूछेगा कि द किस प्रकार का उच्चारण स्थल का है, हमको परीक्षा में पूछेगा कि ज किस प्रकार का है। उस समय कठिनाई होगी आंसर देने में। एग्जाम हॉल के अंदर उस समय हमके हमारे को प्रेशर आएगा कि यार ये तो सब तो पढ़ा पर ये नहीं याद हो रहा है। तो देखिएगा एक झटके से याद होगा मित्रों। देखना मेरे पास में 5 ऑप्शन है, उसमें एक ऐसा है जो क से शुरू हो रहा, कंठ। तो और मेरे पास में यहाँ पर क्या है, क, तो उसके आगे मैं बिठा दूंगा यहाँ पे कंठ। क्या लिख दिया मित्रों मैंने, कंठ। मतलब ये पूरी पूरी लाइन है, वो पूरी पूरी लाइन यहां चलेगी क वर्ग पूरा। क वर्ग कौन किसका है मित्रों, कंठ का। किसका है, कंठ का। देखिएगा आगे अब बात आती है यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2 की बात करूं मैं। 5 में से एक गए, बच्चे कितने, 4। अब इन सब में देखिएगा, इन सब में ओष्ठ से कौन बोला जा सकता है? देखो आजकल कैसा प्रश्न पूछता है कि 4 ऑप्शन देके आपको पूछता है कि निम्न में से किस, अगर जो आपके होठ का निचला भाग काट दिया जाए तो निम्न में से कौन सा व्यंजन का आप उच्चारण नहीं कर पाओगे। मतलब मित्रों वो सीधा सीधा यूं कहना चाह रहा है कि इसमें भैया तो ये बता मेरे को कि ओष्ठ वाला कौन सा है, ये काट क्या रहा है, ओष्ठ काट रहा है, ओष्ठ का निचले वाला भाग काट रहा है। मतलब वो जो ऑप्शन में व्यंजन है वो कौन सा होना चाहिए, ओष्ठ वाला। तो बात करें कि प वर्ग वाली पूरी लाइन है वो किससे बोली जाती है, ओष्ठ से बोली जाती है। बच्चे 3 मेरे पास में, च वर्ग कौन सा है मित्रों, तालव्य। अगर ट कौन सा है, मूर्धन्य। कौन सा है मित्रों, मूर्धन्य। और त कौन सा है, दंत। कौन सा है मित्रों, दंत। ये लो एक काम हो गया, एक झटके से काम हो गया, सारणी भी आपकी तैयार होगी मित्रों। और मैं यहाँ पर लिखूंगा उच्चारण स्थल। क्या लिख दिया मैंने, उच्चारण स्थल। क्लियर? देखिएगा ये हो गया, ये पूरी सारणी जिसको बनाने आ गई वो आंसर देकर। अब देखो, अब आपको पूछा कि ज अल्प प्राण है महाप्राण है, मात्र पे कौन बैठा हुआ है, अल्प प्राण। ज का उच्चारण स्थल बताइए, ज का उच्चारण स्थल तालव्य। ज अघोष है, सघोष है, सघोष है। अब देखिएगा मित्रों कितना आसान हो गया। ज निर्नुनासिक है, अनुनासिक है, ज निर्नुनासिक है, ऊपर लिखा हुआ। सभी प्रश्नों का आंसर एक सारणी में मिल रहा है, सबको अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है मित्रों। क्लियर? चलो इतनी बात हमने देख ली मित्रों। अब कुछ स्पेशल बात करने जा रहा हूं, और स्पेशल की बात मित्रों अपन एसपी नोट के बिना कैसे कर सकते हैं ना। स्पेशल नोट अपना आएगा इसमें, और वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहा हूं कि अभी अभी हमने देखा मित्रों कि बात करें तो स्पर्शी व्यंजन की संख्या अपना कितने देख रहे हैं, 25 देख रहे हैं मित्रों। परंतु एक प्रश्न आ जाता है, और वो प्रश्न आपको ऐसा नहीं पूछता है कि स्पर्शी व्यंजन कितने हैं, यूं वो प्रश्न पूछता है हमको कि संघर्षी स्पर्शी व्यंजन कितने हैं, और हम जबरदस्ती उसको स्पर्शी व्यंजन पढ़ने की कोशिश करते हैं मित्रों, और प्रश्न 2 नंबर गवा के आ जाते हैं, है ना, एक प्रश्न गलत करके आ जाते हैं। अब देख रहे हैं अपन अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं, य, र, ल और व। ये 4 अभी मैंने आपको आगे भी लिखवाए थे मित्रों। क्लियर? देखिएगा व्यंजन बात वही है, कौन कौन सी कि भैया घोष होता है कि अघोष होता है, अल्प प्राण होता है, महाप्राण है। ये महा ही लिखा है मित्रों, मतलब कम भी बताता है ना, महाप्राण। अनुनासिक और निर्नासिक। इधर
और ये क्या है, प्रयत्न के आधार पर। देखिएगा उच्चारण, बात वही है, एक झटके से अपन याद करेंगे, देखिएगा, बने रहना साथ में। ये तमाम होते हैं मित्रों, वो सब कैसे होते हैं, पूरे अंतस्थ व्यंजन कैसे होते हैं, घोष होते हैं। कैसे होते हैं मित्रों, घोष। क्लियर मामला। घोष कौन कौन से हो गए, 3 नंबर से लगा करके 5 नंबर की लाइन पूरी क्या होगी उधर स्पर्शी में, घोष या सघोष, और यह अलावा अंतस्थ पूरे क्या हो गए, घोष हो गए। क्लियर। बात करते हैं अल्प प्राण के, महाप्राण सब छोटे होंगे, अल्प प्राण मतलब ये लो, लाइन घुमा दी, पूरा काम हो गया अपना। क्यों याद करो अलग अलग। इधर देखना मित्रों, निर्नुनासिक होते, अनुनासिक होते, ये सब निर्नुनासिक बिना नाक से बोले जाते हैं, ये लो। चलो प्रयत्न, प्रयत्न के आधार पर बात करें मित्रों, तो य और व ये दोनों हैं वो आधे स्वर हैं, तो ईसद स्पर्श कहेंगे इनको, क्योंकि वो पूरे स्पर्श नहीं कर रहे, आधे स्पर्श कर रहे, इसलिए इनको ईसद स्पर्श या अर्ध स्वर कहूंगा। क्या कहूंगा मित्रों, अर्ध स्वर। तो इनको यहाँ प्रयत्न लिखूंगा दोनों में। कैसे लिखूंगा मित्रों, देखिएगा, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इनको ईषद स्पर्श या अर्ध स्वर, अर्ध स्वर। देखिएगा मित्रों, इसमें इनको भी ईषद स्पर्श या अर्ध स्वर, अर्ध स्वर। क्लियर मित्रों। अब देखते हैं र या ल। र को बोलने पर जीभ इतनी कंपन करती है और एकदम पेड़े के समान लुढ़क जाती है। देखिएगा मित्रों, इसलिए इनको लुंठित व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन कहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। ये परीक्षा में कितनी बार पूछा गया है, रीड में बहुत सारी परीक्षा में सेकंड ग्रेड तक पूछा है कि र किस प्रकार का प्रयत्न क्या होगा था, लुंठित या प्रकंपित। आप खुद बोल कर देखिएगा इसको। र बोलते हैं अपनी जीभ में क्या उत्पन्न हो जाता है, कंपन। अब देखते हैं ल। ल हमारी जीभ के दोनों पार्श्व साइड वाले सिरों से इसकी आवाज आ रही है, मतलब हवा है वो बगल से निकलती है जीभ से, इसलिए, और बगल को कहते हैं पार्श्व यानी साइड वाला, इसलिए इसको कहते हैं पार्श्विक। क्या कहेंगे मित्रों, कौन सा व्यंजन पार्श्विक, की प्रश्न पूछा है कितनी बार, तो क्या होगा आंसर, ल होगा। क्या होगा मित्रों, ल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। अब आगे बात करते हैं, पार्श्विक का मतलब होता है कि हवा जीभ की बगल से निकलना, बगल से निकलना। हर सब्जेक्ट को ऐसे ही पढ़ना है मित्रों, अपने एक अलग तरीका बना करके। पूरी भीड़ का हिस्सा बनोगे तो किसी भी परीक्षा के अंदर सिलेक्शन नहीं होने वाला है ना। तो हर सब्जेक्ट को अपना खुद की आपके अलग तरीके होने चाहिए, चाहे आप किसी से भी पढ़ो या खुद से भी पढ़ो, अपने खुद के एक अलग अलग कुछ कीवर्ड हमको जोड़नी है तो याद होगा मित्रों, है ना। क्योंकि हमको परीक्षा में क्या करके जाना है, हिंदी भी लेके जाना है, वह मैथमेटिक्स भी लेके जाना है, वह इंग्लिश भी लेके जाना है, और चतुर्थ श्रेणी के अंदर ही इतना बड़ा बहुत सारे सब्जेक्ट है, 8-10 सब्जेक्ट आपको लेके जाना है ना। तो किसी भी प्रकार के सब्जेक्ट को खुद के किसी न किसी मेथड को इजाद करके आपको पढ़ना है मित्रों। क्लियर। देखिएगा, ये मेरा एक निजी मत है, आप मानो तो अच्छी बात है, नहीं मानो तो फिर आपकी इच्छा मित्रों, ठीक है। देखिएगा, अब बात करें अपन यहाँ पे मित्रों यरलवा की, तो यहाँ पर उसका उच्चारण स्थल कौन सा है, तो बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ये तालव्य है मित्रों। इसके बाद में र किस प्रकार का है, तो यह मूर्धन्य है। कैसा है यह, मूर्धन्य। इसके बाद में ल कैसा है, तो ल है वो मित्रों दंत है, और ये जो है वह है वो दंत और ओष्ठ दोनों से है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, दंतोष्ठ कहते हैं। क्लियर। तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य और यह दंतोष्ठ मित्रों। क्लियर मामला हो गया अपना। क्या देख लिया मित्रों हमने, अंतस्थ व्यंजन देख लिया। आगे बढ़ू, आगे देखते हैं मित्रों अपन आगे। अब अपन देखेंगे ऊष्म व्यंजन। किसको देख रहे हैं, ऊष्म व्यंजन। देखिएगा, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। सर ऊष्म क्यों बोलते हैं इनको, भैया इसलिए ऊष्म बोलते हैं इनको कि यह ऊष्मा लेकर के साथ में आते हैं, स्पर्श भी करते हैं पर साथ साथ में क्या लेके आते हैं, ऊष्मा लेके आते हैं। देखिएगा, बोल के देखिएगा, श, स और ह, ऊष्मा गर्म वाष्प साथ में लेके आते हैं। इसलिए अब इसमें क्या है, ये कितने हैं मित्रों हमारे, 4। आगे देख क्या है, ये रहे 4,
ये रहे श, श, स और ह। देखिएगा ये क्या है, ये मित्रों क्या है, अघोष है, परंतु पूरे अघोष नहीं है। मैं केवल कहां तक लाके छोड़ दूंगा, ह तक लाके छोड़ दूंगा। प्रश्न परीक्षा में कहां से आने वाला है हमारा, यहां से आने वाला मित्रों, ह से आने वाला। कहां से आने वाला, ह। क्यों, क्योंकि ह है वो अघोष नहीं है मित्रों, क्या है, घोष है। अब क्या करने जाते बच्चे कि याद करते हैं कि तीन, अब देखो 3, 4, 5 प्लस अभी हमने देखा थे पूरे कौन से, अंतस्थ, और इसके बाद में क्या है, ये जो ह है, ये सब है वो क्या है, अपने सघोष है। ऐसा याद रखो तो भी अच्छी बात है, और ऐसा याद रखो तो भी अच्छी बात है। देखिएगा अघोष, बाकी यहाँ पे अपने को स्पेलिडाइज पता पड़ेगा कि ह मेरा अघोष नहीं है, क्या है मित्रों, घोष। क्लियर। वहां सब अंतस्थ क्या थे, अल्प प्राण थे, तो यहाँ पर कैसे हो जाएंगे, महाप्राण हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, महाप्राण, मतलब सब हो जाएंगे। और अनुनासिक निर्नुनासिक, ये दोनों का सेम रहेगा मित्रों, निर्नुनासिक मतलब सब क्या है, यह निर्नुनासिक है। अब देखते हैं प्रयत्न, प्रयत्न तो सब कैसे हैं, ऊष्म भी हैं और साथ साथ में क्या करके आ रहे हैं, स्पर्श भी हैं। इसलिए क्या हो गया मित्रों, ऊष्म स्पर्श। कौन सा कठिन बात है, बहुत आसान है मित्रों। और उच्चारण स्थल क्या करेंगे, उच्चारण स्थल कैसा है देखिएगा मित्रों, मैं 5 शब्द है अपने पास में, कौन कौन से हैं, एक तो कंठ है, एक तालव्य है, एक मूर्धन्य है और एक दंत है। तो मैंने 2 सारणियों में कंठ को नहीं लिखा है, मैंने क्रमशः लिखा है, और क्रमशः क्या लिखते आ रहा हूं मैं, तालव्य, मूर्धन्य, इसके बाद में दंत। तो बस ये लिखते लिखते आ रहा हूं, नीचे बदल रहा हूं कुछ न कुछ। कहां पे चेंजिंग करते आ रहा हूं मैं, हमेशा दोनों सारणियों में नीचे चेंज कर रहा हूं, बाकी तो क्रम वही है। और हमको पता है कि तालव्य के आगे कौन बैठा हुआ है, श, मूर्धन्य के आगे कौन बैठा हुआ है, श, और दंत के आगे क्या बैठा हुआ है, स। क्लियर मित्रों। देखिएगा यहां पर क्या है, ह को क्यों रोक लिया, ह हमारा क्यों इंपॉर्टेंट है, ह का उच्चारण स्थल क्या है हमारे, एक यहां पर मित्रों काकल्य है, इसको हिंदी में बोलते हैं काकल्य, संस्कृत में बोलते हैं छोटी जीभ। जीभें हमारे मुंह में कितनी, 1 के 2 हैं। तो आज से हमको देखना है कि जीभें कितनी मित्रों हमारे पास में, 2 है। एक तो ये मुंह में जो बोल चल रही है अभी, बोलते हैं वो, और दूसरी हमारे यहाँ पर है। हिंदी संस्कृत में इसको बोलते हैं अली, अली का अर्थ होता है छोटी, और जीवा, अली जीवा। तो ह का उत्पन्न होता है, ह का जो उद्भव हो रहा है वो कहां पर हो रहा है, बात करें अपन यहाँ पे तो काकल्य हो से हो रहा है। कहां से हो रहा है मित्रों, काकल्य, और काकल्य, और इस काकल्य को ही अपन क्या कहेंगे, अली जीवा। अली जीवा से किसका उत्पन्न हो रहा है, ये परीक्षा प्रश्न पूछता हमको कि काकल्य किसका उच्चारण स्थल है, तो किसका है मित्रों, हाँ। ये जो अपने कभी कोई पानी पी रहे होते हैं, जोक्स मारते थे, तो बीच में क्या होता है कि जो पानी होता है वो नाक से निकल जाता उल्टा। तो यहाँ पर जो जब पानी पीते समय श्वास नली को के अंदर एक ढक्कन लग के बंद होने का काम करता है, और पानी को श्वास नली के अंदर नहीं जाने देने का काम करता है, जिसको विज्ञान के अंदर एपिग्लोटिस या गाढ़ी ढक्कन कहा जाता है, जिसको हम यहाँ क्या कह रहे हैं, काकल्य कहते हैं। और काकल्य से किसका उत्पन्न होता है, हट। उम्मीद करता हूं मित्रों आप सबको बहुत अच्छा समझ में आया होगा, और ये हो गए हमारे व्यंजन पूरे मित्रों। क्लियर। आगे इनके अन्यथा जो दूसरी बात है वो मैं आपको यहाँ पे करने जा रहा हूं। अब यहाँ पे देखिए मित्रों, अपन यहाँ पे तो देखिएगा, देखना, बात करें अपन यहाँ पे कि अब मोटा मोटी वापिस बात करें अपन। अभी हमने देख लिया मित्रों स्पर्शी व्यंजन देख लिया, इसके बाद में हमने क्या देख लिया, अंतस्थ व्यंजन देख लिया, इसके बाद में क्या देखा हमने, ऊष्म व्यंजन देख लिया। देखिएगा मित्रों, इन सब की संख्या की बात करें तो अब हमको कभी कभी प्रश्न पूछ ले कि हमारे हिंदी में व्यंजन कितने होते हैं मित्रों, व्यंजन कितने होते हैं, ये 25, इसके बाद में ये 4 और ये 4 बराबर कितने हो गए हमारे, 33 होते हैं। कितने होते हैं, 33। अब देखिएगा बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, एक हमारे होते हैं संयुक्त या मिश्रित व्यंजन। कौन से होते हैं, संयुक्त या मिश्रित व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। अब सुनिएगा, व्यंजनों की संख्या कितनी है यूं प्रश्न पूछिए तो आंसर क्या टिक करना है, 33। कुल वर्णों की संख्या कितनी है यूं पूछिए मित्रों, तो स्वर प्लस व्यंजन होगा तो हमारे क्या बनेंगे, वर्ण बनेंगे। तो इनकी 11 और बराबर संख्या कितनी होगी,
44 हो गई वर्णों की संख्या। ध्यान रखना, अगर जो हमको पूछे कि संयुक्त व्यंजनों को मिलाकर के पूरे वर्णों की संख्या कितनी है, तो संयुक्त व्यंजन को मिला दिया जाए तो 44 + 4 बराबर कितने हो जाते हैं? 48 वर्ण हो गए मित्रों। इसको संयुक्त या मिश्रित व्यंजन, संयुक्त या मिश्रित व्यंजनों को मिलाकर के कितने ही पूछे तो क्या होगा? 48 होगा पूरे वर्णों के। अगर जो संयुक्त व्यंजनों को मिलाकर के टोटल व्यंजन कितने हैं मित्रों मुझे, तो 33 वो हैं और 4 ये, तो मिला दिए कितने हो गए? 37 व्यंजन हो गए मित्रों। क्लियर? ये ऐसे आंसर हम देंगे, थोड़ा सूझबूझ से आंसर देंगे, मतलब कहने का मतलब। क्लियर? तो देखिएगा ये कौन कौन से हैं संयुक्त व्यंजन, कौन कौन से हैं, तो इनको यहाँ पे बात करें अपन यहाँ पे, तो देख लेंगे यहाँ पे, यहाँ ये कौन कौन से संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की बात करूं मैं, यहाँ पे लिख देते मित्रों संयुक्त व्यंजन, बॉक्स बना के लिख देता हूं मैं। एक तो ये क्या है मित्रों? हमारे संयुक्त व्यंजन। कौन से व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन। कैसे बनते हैं ये भी देख लो साथ साथ में। संयुक्त मिश्रित व्यंजन है, इसके बाद में ये क्या हो गया हमारे? ये क्या है मित्रों? संयुक्त। क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आई होगी मित्रों। आगे देखते हैं अपन, ये नंबर 5 की बात कर रहा हूं मैं मित्रों, और नंबर 5 की बात करके अपन बात को खत्म करेंगे यहाँ पे, कि एक हमारे हिंदी के अंदर मित्रों देखते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से व्यंजन है? उत्क्षिप्त। ये क्या है मित्रों? देखिएगा, उत्क्षिप्त का शाब्दिक अर्थ होता है फेंका हुआ। क्या होता है इसका अर्थ? इसका अर्थ क्या होता है देखना पहले, फेंका हुआ मतलब फेंक देना, उठा के फेंक देना। देखिएगा मित्रों, हमारे हिंदी में बात करें मित्रों यहाँ पे, तो हम एक हमारा ऐसा, और ये डक और ड, ये देखो नीचे जो लगा हुआ है उसको मैं बोलूंगा नुक्ता, और आप अपने देसी भाषा में इसको अपन क्या बोलते हैं? बिंदु। देखिएगा, ये दोनों हैं हमारे, वो कौन से व्यंजन हैं? तो कौन से व्यंजन है मित्रों? उत्क्षिप्त व्यंजन। प्रथम श्रेणी अध्यापक तक ये प्रश्न आया है कि उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से हैं, तो जिनके नीचे 2 बिंदियां लगी हुई है वो हमारा क्या होगा मित्रों? उत्क्षिप्त व्यंजन। क्लियर? देखो इनको बोलेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने अगर तो बोला, यहाँ पर मैंने बोला सड़क। देखो जीभ को उच्च करके नीचे वापस क्या कर देता है? पटक देता है। ऊंचा करके पटक देने का काम ये व्यंजन करते हैं। इस कारण इन्हें क्या कहते हैं? ताड़न जात कहते हैं। इनकी जात कैसी है? ताड़न जात कहते हैं। कौन सा है? ताड़न जात व्यंजन, या ताड़न जात व्यंजन किसको कहा जाता है? तो ये रहा मित्रों आपका, ये दोनों क्या है? ताड़न। और अधिक जानकारी चाहिए मित्रों तो देख लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा देखना है इसके बारे में क्या बताना चाह रहा हूं मैं, कि ये क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि इनके नीचे बिंदु नहीं लगता है। कहां पर नहीं लगता देखना है। नंबर 1 तो क्या हो रहा है कि इनसे कभी क्या हो रही है? शुरुआत हो रही है। देखना, शुरुआत मतलब मैंने अगर तो बोल दिया यहाँ पे, शुरुआत मतलब मैंने यहाँ पे बोल दिया, एक शब्द लिख दिया डाली, डाली, दलिया, ऐसे शब्द मैंने लिख दिए। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे? ढक्कन। अगर जो इनसे शब्द की क्या हो रही है? शुरुआत हो रही है, और शुरुआत किन से हो रही है? उत्क्षिप्त व्यंजन से। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मित्रों, इनसे क्योंकि शब्द शुद्ध और अशुद्धि में ये पूछ लेगा कभी। जब इनकी शुरुआत हो रही हो, उत्क्षिप्त व्यंजन से शब्द की शुरुआत हो रही हो, तो वहां पर हम ये जो नीचे बिंदु वाली बात है वो नहीं करेंगे। मतलब क्या नहीं लगेगा? उत्क्षिप्त व्यंजन के नीचे बिंदु नहीं लगेगा मित्रों। क्लियर? नंबर 2 की मैं बात करूंगा यहाँ पे, तो नंबर 2 की बात करें अपन यहाँ पे, तो देखिएगा कि यदि यह किसी शब्द के बीच में आ रहे हो,
और बीच में आ रहे हो और आगे सॉरी इनके आगे आधा वर्ण आए, कैसा वर्ण आए? आधा वर्ण। सर एग्जाम्पल देके समझाओ हमको, तो ऐसे तो समझ में नहीं आता है। एग्जाम्पल दे दूंगा अभी, देखिएगा कि इनका आधा वर्ण आए तो वहां पर भी हम इसको, वहां पर ये द जो है ड और ड इसके नीचे अपन बिंदी नहीं लगेंगे। कैसे? देखो अगर मैं बात बोलूं, मंडल नहीं लिखा मैंने, मंडल, खंड, अड्डा, इनके नीचे अपन क्या नहीं लगाए हैं? बिंदु नहीं लगाए मित्रों। ये हमारी उत्सुक्ति की बात थी। और आगे एक छोटी सी बात और बच गई मित्रों। अब क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, परंतु बहुत जानकारी दी है मित्रों, इससे बाहर तो कुछ भी नहीं आ सकता है ना। बस जरूरत है तो आपको दमदार तैयारी करने की जरूरत है और इन सब चीजों को पछाने की जरूरत है मित्रों। क्लियर? देखिएगा आगे बात करूं मैं। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आया हो, उठना स्वाभाविक बात है मित्रों, कि सर आपने स्वर पढ़ाया और स्वर के अंदर एक स्वर को आप विदेश से लाए थे, और विदेश से किसको लाया था मित्रों? ओ को लाया था। ये लो, कौन सा ओ? ये कौन सा ओ? तो सर कॉलेज वाला ओ। इस कॉलेज वाला ओ की बात करें मित्रों, तो ये कहां से आया था? तो ये अंग्रेजी से आया था। कहां से आया था मित्रों? अंग्रेजी से। कौन था ये स्वर था। तो सर हमारे व्यंजन में कोई विदेशी नहीं आए क्या? जी हाँ मित्रों, बिल्कुल व्यंजन में भी विदेशी आए हैं। और वो कौन कौन से दिखेगा कि विदेशी व्यंजन कितने हैं? तो विदेशी व्यंजन जो जिनको हम मेहमान कहेंगे, या जो हमारे आए हुए हैं इसलिए इनको क्या कहेंगे? आगम कहेंगे, या इनको अपन क्या कहेंगे? आगत कहेंगे। सब शब्दावली हमको याद होना चाहिए मित्रों। घुमा देगा प्रश्न इधर उधर, है ना, अपन एक रट के जाएंगे दूसरा पूछ लेगा मित्रों। क्लियर? देखिएगा आगे बात करें। अब देखो विदेशी व्यंजन, मेहमान, आगम कौन कौन से हैं? तो ये बात करें मित्रों तो हमारी पूरी हिंदी में कितने हैं? 5 है। सर ये कहां से आए? ये मित्रों अरबी और फारसी से आए। कहां से आए हैं? अरबी और फारसी से। नाम बताइए हमको उनका। ये लो, मैं बात करूं तो क, ख, ग, प और फ। देखिएगा ये रहे। सर ये तो आपने उधर लिखवाया था हमको स्पर्श व्यंजन। नहीं मित्रों, इनके आगे मैं ये लिखूंगा। पहले लिख देता तो आपको अलग नहीं लगते वो। अब देखो ये रहा है। आगे क्या लगा हुआ है? नुक्ता लगा दिया है मित्रों। क्या लगा दिया है मैंने? नुक्ता लगा दिया। एग्जाम्पल तो सर कौन कौन से शब्द है? जिस तरह ये ओ है, जिसका कॉलेज है, हॉस्पिटल है, इसके बाद में और बहुत सारी चीजें हैं। देखिएगा क से एक शब्द है हमारे, जो हम बोलते कौम। किस कौम से हो? खत, अपन खत लिखते हैं उसका, ये खत ऐसे लिखते हैं। गरीब है बेचारा, ये लोग गरीब, गरीब को ऐसे लिखा जाता है फ, प, क, ख। नहीं सॉरी, इधर देखिएगा वापस। अपन इसको क्या कर देना है अपना को? इसको ज लिख देना। क्या लिख देना है यहाँ पे? अरे देखिएगा ज। देखो ज से क्या होता है? ज से एक मापन की इकाई है जरीब। और फ से क्या होता है? सांप की फन। ये तमाम शब्द है मित्रों अरबी फारसी के हैं। उनको योग तो अरबी फारसी से उठा करके हमने हिंदी में डाल दिए, और हम हिंदी में डाले तो व्यंजन इसमें क ख ख वाले व्यंजन नहीं है, ये वाले नुक्ता वाले व्यंजन है। इसलिए इनको हम कौन से व्यंजन बोलेंगे? विदेशी व्यंजन। क्लियर मित्रों? चलो, उम्मीद करता हूं मित्रों बहुत अच्छी तरह से व्यंजन का टॉपिक आपको समझ में आया होगा और आप उसको नोट डाउन भी करेंगे। अगली क्लास में मिलते हैं अपन स्वर और व्यंजन के मोस्ट इंपोर्टेंट PYQ और MCQ क्वेश्चन के अंदर। इस क्लास को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, देखना है। जिन्होंने ये क्लास देख रहे हैं, अगली क्लास नहीं देखी हो, एक बार पीछे जाके प्लेलिस्ट में देख करके उस पुरानी वाली क्लास जो फर्स्ट पार्ट को देखना है और अपना पहला टॉपिक बहुत अच्छी तरह से मजबूत करना है मित्रों। और आप अब ये दोनों टॉपिक पढ़ने के बाद में दूसरे जो आपके PYQ अन्य को क्वेश्चन हो जो परीक्षा में आए हुए हो उनको उठाकर देखना, आप झटके से आंसर दोगे। क्लियर मित्रों? मैं इसी के साथ में विदा लेता हूं।
अच्छे रहिए मित्रों, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।